इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। यदि आपके सिलेबस में भारतीय संविधान है तो न्यायिक पुनरावलोकन आपको अवश्य मिलेगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन में या न्यायिक समीक्षा में सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, उसके बाद में इसकी विशेषताएं, उसके बाद में इसकी सीमाएं, यानी कि किन किन परिस्थितियों में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखेंगे इसकी समस्याएं और उसके बाद में महत्व। तो सबसे पहले देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ या इसकी परिभाषा। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त कार्यों जैसे कानून, संविधान संशोधन, अध्यादेश तथा नियम आदि की संवैधानिकता की जांच करके उसे संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो यदि विधायिका यानी कि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है या ऐसा संविधान में संशोधन करती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को या ऐसे संविधान संशोधन को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। यह कार्य सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय होता है वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये हो गया न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ। एक बार फिर से सुनो, यदि संसद या कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य करती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायपालिका ऐसे कार्यों को रद्द कर सकती है या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं। पहली विशेषता है पृथक्करण का सिद्धांत। अब इसमें देखते हैं ये क्या है। यदि किसी कानून या संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है तो जो धाराएं या अनुच्छेद संविधान के अनुकूल नहीं हैं उन्हें ही असंवैधानिक घोषित किया जाता है, संपूर्ण कानून या संविधान संशोधन को नहीं। तो पृथक्करण क्या है? मान लो कोई कानून है और उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा रहा है तो उस पूरे कानून को रद्द नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी कुछ ऐसी धाराएं होती हैं जो संविधान से मेल नहीं खाती हैं। केवल उन्हीं धाराओं को रद्द किया जाता है, पूरे कानून को रद्द नहीं किया जाता। दूसरी विशेषता है आच्छादन का सिद्धांत। तो भारत में दो प्रकार के कानून हैं। पहला है संविधान लागू होने से पहले के, जिसको हम ए कानून मान लेते हैं, और दूसरे होते हैं संविधान लागू होने के बाद के कानून, जिनको हम बी प्रकार के कानून नाम दे देते हैं। अब आगे देखते हैं, दोनों कानूनों में संघर्ष होने पर बी कानून लागू होगा। जहाँ तक बी से ए संगत होगा यानी कि मेल खाएगा, वहीं तक ए कानून लागू होगा। जहाँ तक नए कानून से पुराना कानून मेल नहीं खाएगा, वहाँ तक पुराना कानून स्वतः ही विधि शून्य हो जाएगा। तो कुछ कानून ऐसे हैं जो संविधान के लागू होने से पहले के हैं और कुछ कानून ऐसे हैं जो संविधान के लागू होने के बाद में हैं। तो यदि दोनों कानूनों में विरोधाभास होगा तो संविधान लागू होने के बाद में जो कानून बना है वही माना जाएगा। पहले वाला कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यह है आच्छादन का सिद्धांत। तीसरी विशेषता है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन व्यापक संदर्भ में दिखाई देता है। इसके अंतर्गत कानून या संविधान संशोधन की जांच करने के साथ साथ केंद्र राज्य तथा राज्य राज्य के मध्य विवादों का समाधान भी किया जाता है।
तो न्यायिक पुनरावलोकन में केवल कानूनों और संविधान संशोधनों की जांच ही नहीं होती, बल्कि केंद्र राज्य या फिर दो राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनका समाधान भी न्यायिक पुनरावलोकन के तहत ही किया जाता है। चौथी विशेषता है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, लेकिन व्यवहार में विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया दोनों को काम में लिया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कानून के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि संविधान में जो चीज़ लिखी गई है उसके अनुसार हमें काम करना है। दूसरी होती है विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि कानून के अनुसार तो काम होता ही है, साथ में नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय को भी शामिल किया जाता है। जब न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करती है तो जो कानून है उनके अनुसार तो काम करती ही है, इसके साथ साथ वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार भी कार्य करती है। मान लो किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, एक महिला है जो कि नॉर्मल है और एक महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, तो यदि दोनों महिलाओं ने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, तो दोनों को समान दंड नहीं मिलेगा। जो प्रेग्नेंट महिला है उसको कम दंड मिलेगा। तो ये होता है प्राकृतिक न्याय। ठीक है, ये हो गई चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता है, न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनुच्छेदों में दिखाई देता है। तो भारत के संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 और 226। ये हो गई न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं। अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं। सीमाएं यानी कि इसकी क्या लिमिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता। तो पहली सीमा है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह की न्यायपालिका द्वारा जांच नहीं की जा सकती। ये हो गई पहली सीमा, यानी कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या सलाह देती है इस बात का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। दूसरा है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। देखो, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, इसका मतलब है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं या संसद के जो चुनाव होते हैं उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनकी सीमा को निर्धारित करना, उसमें कितनी जनसंख्या शामिल होगी इसका निर्धारण करना परिसीमन कहलाता है। तो जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। तीसरी सीमा है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो नदी जल विवाद होते हैं वे भी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत नहीं आते हैं। चौथी सीमा है, संसद या विधानमंडल के सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकार न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर हैं। पांचवी सीमा है, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को दिए गए विशेषाधिकार भी न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से बाहर हैं। छठा है, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किए गए कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। सातवां पॉइंट है, संसद या विधानमंडल में विधायी कार्यों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। यानी कि जो संसद है या विधानमंडल है उसके अंदर कानून निर्माण के संबंध में जो प्रक्रिया चलती है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता है। हाँ, एक बार कानून बन गया
उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन कानून बनाने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। 8वीं सीमा है न्यायपालिका स्वयं संज्ञान के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती, इसके लिए न्यायालय में वाद दायर करना पड़ता है। तो न्यायपालिका अपनी मर्जी से न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करती है, इसके लिए जब कोई व्यक्ति या संस्था न्यायालय में केस फाइल करता है तभी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की समस्याएं। यदि आपको न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ समझ में आ गया है तो समस्याएं और महत्व आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहली समस्या है, न्यायिक पुनरावलोकन में विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को कभी कभी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। इससे सरकार के अंगों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। तो ये होगी पहली समस्या। जब संसद कोई कानून बनाएगी और न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी तो दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक सी बात है, इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। दूसरी समस्या है, न्यायिक पुनरावलोकन में स्पष्टता की भी कमी है, इससे न्यायिक निरंकुशता को बढ़ावा मिल सकता है और न्यायपालिका भी अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकती है। यानी कि इसमें स्पष्टता की कमी है, न्यायपालिका अपनी मन मर्जी से व्याख्या करने लग जाती है, तो इससे न्यायपालिका अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकती है, तानाशाह बन सकती है। तीसरी समस्या है, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण संसद आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन न्यायपालिका संसद के कार्यों को संविधान का उल्लंघन बताकर रद्द कर सकती है। तो संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, लेकिन न्यायपालिका कभी कभार संसद द्वारा बनाए गए कार्यों को या कानूनों को रद्द कर देती है। चौथी समस्या है, न्यायिक पुनरावलोकन से संसद अनुत्तरदायी बन जाती है, क्योंकि संसद को पता होता है कि अगर उसके कानूनों या कार्यों में कोई त्रुटि रहेगी तो न्यायालय उसको दूर कर देगा। तो इससे न्यायपालिका के सदस्य होते हैं वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, अनुत्तरदायी हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कानून बनाने में कोई समस्या आएगी तो न्यायपालिका उसकी जांच कर लेगी और अगर कानून सही नहीं होगा तो उसको रद्द कर देगी। पांचवी समस्या है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायाधीशों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण होती है। निर्णय करते समय न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत विचारों से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो जो न्यायाधीश होते हैं वो भी जीवित प्राणी हैं, वो भी इंसान हैं और इंसान अपने विचारों से प्रभावित हो जाता है। इंसान कितनी भी कोशिश करे कहीं न कहीं उसकी निष्पक्षता प्रभावित हो जाती है, वह अपने विचारों से प्रभावित होकर के निर्णय करता है। छठी समस्या है, एक ही मामले में निर्णय देते समय भिन्न भिन्न समय पर न्यायालय के निर्णय बदलते रहते हैं। इससे जनता में संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और न्यायालय की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सातवीं समस्या है, न्यायिक पुनरावलोकन में निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। इसे बहुमत की तानाशाही भी कहा जा सकता है। अल्पमत वाले न्यायाधीशों के विचार कोई मायने नहीं रखते हैं। तो जब न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है तो संवैधानिक पीठ बनाई जाती है, तो उस संवैधानिक पीठ में बहुमत के द्वारा निर्णय किए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा न्यायाधीश जिस भी तरफ होते हैं उसी तरफ निर्णय हो जाता है। तो इससे जो अल्पमत वाले न्यायाधीश हैं उनके विचारों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व। पहला महत्व है,
न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने का साधन है। कोई भी दल बहुमत में आकर संविधान संशोधन कर सकता है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की मूल भावना को बनाए रखा जा सकता है। तो पहला महत्व क्या हो गया कि न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा जा सकता है। कोई भी सरकार या कोई भी दल बहुमत में आकर के संविधान में मनमाना परिवर्तन कर सकती है, लेकिन फिर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करती है तो ऐसे मनमाने संशोधन को रद्द कर देती है। इससे संविधान की मूल भावना बनी रहती है। दूसरा महत्व है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की सख्ती अति आवश्यक है। यदि संसद का कानून अथवा कार्यपालिका का आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय ऐसे कानून या आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो दूसरा महत्व क्या है कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक है। तीसरा महत्व है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें बार बार समस्या आती रहती है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र के कार्य अलग होते हैं और राज्यों के कार्य अलग होते हैं। इन दोनों की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो जब जहाँ पर किसी चीज़ का बंटवारा होता है तो उसमें विवाद होना भी स्वाभाविक सी बात होती है। अतः न्यायिक समीक्षा के माध्यम से केंद्र व राज्य दोनों को संवैधानिक सीमा में रहना पड़ता है और दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार संघीय व्यवस्था सुचारू पूर्वक चलती रहती है। ये हो गया तीसरा महत्व। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं, आप इसको निष्कर्ष मान सकते हैं। अतः मूल अधिकारों की रक्षा से लेकर सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने में न्यायिक पुनरावलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विधायिका तथा कार्यपालिका की तानाशाही पर अंकुश लगा है, फिर भी न्यायपालिका को संविधान की मूल भावना के अनुसार ही न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करना चाहिए, तभी संतुलन बना रह सकता है। तो ये हो गया हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन में अगर आपको ज़्यादा चीज़ें याद ना रहें तो कम से कम आपको न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ या इसकी परिभाषा तो पता होनी ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू।